पढ़ेंगे उज्जैन, जिसे कहते हैं उदयभद्र। ये 461 से 444 तक था। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, वो मगध का उत्कर्ष काल चल रहा है, जहाँ मगध की स्थापना कैसे हुई, मगध से जिस तरह मौर्य से पहले। ये है दृष्टि नोट्स, दृष्टि की बुक है। आप अगर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता, जिसे फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, अगर वो दे रहे हो ना, और जहाँ जहाँ आपका इतिहास टॉपिक आता है, चाहे RS मैन हो, चाहे BPSC हो, दिल्ली हो, EMRS हो, जहाँ भी हिस्ट्री टॉपिक है वहाँ आपको पूरा डिटेल से यहाँ मिल रहा है। तो ये हमारा मगध के उत्कर्ष काल में तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। उज्जैन किसका पुत्र था? ये था अजातशत्रु का पुत्र था उज्जैन। आपको पता है अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु बिंबिसार का था। और हम चल रहे हैं हर्यक वंश में, क्योंकि मगध साम्राज्य में हर्यक आएगा, शिशुनाग आएगा, मौर्य आएगा, विदेशी जो कर्ण शुंग वगैरह सातकर्णी सब आएंगे। इसके अंदर हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारी ये सीरीज चल रही है प्ले लिस्ट के अनुसार। तो यहाँ उज्जैन पढ़ेंगे। अजातशत्रु है ना, ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार मैंने पढ़ा लिया, अजातशत्रु भी पढ़ा लिया। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया, इसका एक अन्य नाम था। और इसको आपत्ति सूत्र है ना, उसके अंदर उसको देवनाप्रिय भी कहा गया था। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रही हूँ ना, इसलिए। तो वस्कार था। और अजातशत्रु एक महात्मा बुद्ध और कौन थे? एक और महावीर स्वामी। ये इन्हीं के काल में ऐसे आजू बाजू में ही लग रहे हैं, अब क्योंकि पास में ही थे। और अजातशत्रु के समय इनकी प्रथम बहुत संगीति भी हुई थी महात्मा बुद्ध की, जो मोगलीपुत्तिस वगैरह वो की थी, और राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में की थी। इसके अंदर दो बौद्ध धर्म है ना, दो पिटकों में बट गया था, अभिधम पिटक और विनय पिटक और सूत पिटक। सॉरी, अभिधम पिटक तो तीसरा पिटक बाद में जोड़ा गया था। अब जब हम आगे नेक्स्ट में और पढ़ेंगे ना, तब वहाँ वो तीसरी बौद्ध संगीति होगी, जो शिशुनाग वंश का कालासुग राजा होगा। वो आगे अभी पढ़ेंगे हम नोट्स में। और अजातशत्रु था, उसका जो मंत्री था वो वंशकार था। मंत्री वंशकार था ना, वो कैसा था? वो जिस तरह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य था ना, वैसा ही ये वस्कार था। बहुत कूटनीतिक था, क्योंकि आपको पता है वैशाली पे वो विजिट नहीं कर सका था, उसको नहीं जीत सका था। तो वैशाली को जीतने के लिए उसने कूटनीति अपनाई थी अपने मंत्री के थ्रू। किसने? अजातशत्रु ने वस्कार को भेजा, वहाँ फूट डाली। इससे वैशाली की जनता को जनता की पहले प्रतिक्रिया ली, उसके अंदर क्या भाव है क्या है, फिर उसके अंदर फूट डालो, फिर राज करो। ऐसा अंग्रेजों वाली नीति उन्होंने अपनाई थी, वो भी मैंने बताया था। और अजातशत्रु एकमात्र ऐसा शासक था जिसने रथ मुसल और महाशिला कंटक। नेक्स्ट पार्ट अगर मेरा नहीं देखा हो तो वहाँ देख लेना। इन दो हथियारों के प्रयोग से ही उसने वैशाली को जीता था। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक की चित्र भी दिए हुए हैं। और अगर जो बाहुबली पिक्चर है ना, उसके अंदर उन दोनों हथियारों का प्रयोग किया हुआ है। वो भी आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो किस तरह के हथियार थे। और मैंने भी बता दिया था किस लिए ये युद्ध हुआ था वैशाली की तरफ। तो ये आपको पता है, ये भी चेलेना का पुत्र था, विलिस्वी रंजवंश की थी। बिंबिसार की बहुत प्रिय रानी थी चेलेना, उसका पुत्र था। और ये भी एक और दो पुत्र थे, हल और बेहल। किसके पुत्र थे? वो भी बिंबिसार के ही पुत्र थे। तो उसके विरोध में उसने, बिंबिसार ने है ना, उसका एक बहुत बढ़िया हाथी था, सेचनक सेवनाग कुछ ऐसा नाम था उस हाथी का। और उसको 18 लड़ियों का सोने का अच्छा सा बहुमूल्य हीरो का हार दे दिया था। तो अजातशत्रु उससे ईर्ष्या करने लगा, और उसी विरोध में, क्योंकि चेटक वैशाली के लिस्वी वंश की राजधानी चेटक की जो चेलना उसकी पत्नी थी ना, वैशाली की थी। और इसका ननिहाल कहाँ हो गया? वैशाली में होगा। तो वो दोनों भाई थे ना, वो वैशाली में चले गए थे ये सब लेके, इसलिए उसने इस विरोध में भी किया था। कोई कहता है वहाँ हीरो की खान थी, उसके लिए हुआ था। वो सब डिटेल से अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं। उज्जैन पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे नंद वंश के शासक, मेरे सॉरी शिशुनाग वंश पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे महापद्म नंद वंश, जिसके अंदर हम महापद्म नंद और घनानंद को भी हो सका तो पूरा कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं उज्जैन, जैसे उदयभद्र कहते हैं, 461 से 444। अपने पिता के शासनकाल में चंपा का ये उपराजा था। इसको चंपा कौन थी? अंग की राजधानी थी चंपा, है ना। अंग को ही सर्वप्रथम किसने जीता था? बिंबिसार ने अंग को ही अपने अंदर मिलाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी इसने। किसने की थी? उज्जैन ने। आपको याद होना चाहिए, राजगृह जो नगर था ना, उसकी स्थापना, नगर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? बिंबिसार ने। फिर राजनगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने। अब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उज्जैन ने की। अभी इनकी राजधानी भी होगी धीरे धीरे, और इन्होंने राजधानी भी बना ली पाटलिपुत्र को। उज्जैन के लिए घर की संहिता में क्या शब्द आया है? धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्मावली था ये भी। पुराणों में 33 वर्ष, जबकि महावंश में 16 वर्ष इसने शासन किया था, ऐसा लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र कुसुम पुत्र कहा जाता है, उसको अलग एक और नाम था। एक राजकुमार साधु के वेश में आकर इसकी हत्या कर ली थी। ये जो वंश था ना, ये पितृहंता वंश था पूरा का पूरा, हर्यक वंश। और इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदर्शक। नागदर्शक दर्शक का नाम भारत के नाटक कौन सा? स्वप्नवास दस्ता है ना, उसके अंदर भी मिलता है। और ये अंतिम शासक था नागदर्शक, है ना।
नागदर्शक को शिशुनाग वंश नामक था ना, शिशुनाग नाम का एक अमात्य जो काशी का राज्यपाल कह दो या जो उसका अमात्य था, उसने उसको हटाकर जनता पर की यहाँ शासन कर लिया था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग को राजा बना दिया गया था। यानी कि जो मगध की जो जनता थी या पाटलिपुत्र की जनता थी ना, वो भी परेशान हो गई थी। वो सड़कों पे उतर आई थी। उन्होंने विरोध करना शुरू कर लिया था कि जो अपने पिता का न हो सका वो जनता का कैसे हो सकता है। उन्होंने इसलिए विरोध किया कि ये सब पितृहंता बनते हैं, ये अपने वंश को ही मार रहे हैं और आगे चल रहे हैं। इसलिए जनता वो विरोध में आ गई थी। आपको पता है जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी ना, तब शुक्रवार का शासक था और जनता रोडों पे आ चुकी थी। रुकनुद्दीन उसका भाई था ना, शासन बना था शासक, तो उसके विरोध में उन्होंने कहा ये सही शासक नहीं है या उसकी विलासिता के कारण कुछ भी था। और उसी दिन रजिया सुल्तान थी ना, उसने सफ़ेद का टोपी और काबे के साथ वो आई थी जनता के सामने, और शुक्रवार का दिन था और उस दिन उसको रजिया को उन्होंने सुल्तान बनाया था, क्योंकि वो भी जनता का विद्रोही था। रजिया को किसी इल्तुतमिश की पुत्री थी, किसी ने नहीं बनाया, उसने जनता ने उसको शासक बनाया था, उसके जो कार्यों को देखकर, उसकी नीतियों को देखकर बनाया था। तो इसी तरह से यहाँ भी जनता ने विद्रोह कर लिया और इनको शासक बना लिया। यहाँ जो ये है ना, गंगा सोन गंडक नदियों के संगम पर था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने की थी। ये उदयन और एक उज्जैन शासक कौन था पता है आपको? अजातशत्रु की पुत्री थी पद्मावती, जिसका विवाह उज्जैन से किया था। वो कहाँ का था? वत्स कौशाम्बी जो जनपद था ना, वत्स जनपद, उसका शासक था उज्जैन, उसके शासक की थी, क्योंकि वो अवंती के साथ मिलना चाहता था। मैंने नेक्स्ट पार्ट में पूरा मैप से समझाया था। दर्शक का नाम पुराणों में मिलता है, ये दर्शक है ना, इसका नाम पुराणों में भी मिलता है। आप देखोगे तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कैसे की गई है, देख सकते हो। ये गंडक नदी है, ये गंगा नदी इधर जा रही है, और ये सोन नदी है। तो इसके उज्जैन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। यानी कि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, जिस तरह गागरोन झालावाड़ में हमारा जो दुर्ग है ना, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, दो नदियों के बीच में, और उसी तरह से ये पाटलिपुत्र घिरा हुआ था। और ये सुरक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी सुरक्षा अच्छी थी, इसलिए इसको जल दुर्ग भी जो नगर है ना, इसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी था। यहाँ आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, क्योंकि आपको पता है पहले राजगिरी थी, उसके बाद पाटलिपुत्री, उसके बाद वैशाली होगी, उसके बाद कालाशोक आएगा, वो वापस पाटलिपुत्र बनाएगा, उसके बाद ये राजधानी वापस कन्नौज भी बनाएंगे कुछ शासक, कन्नौज के बाद गंगा नदी के क्षेत्र में बनाएंगे। उसके बाद हम जब बढ़ेंगे ना, उज्जैन भी इसकी राजधानी होगी। जो आगे आगे राजवंश आएंगे ना, जो राजवंश आएंगे अपनी अपनी राजधानियाँ बदलते रहेंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र की नगर की जो स्थापना की थी वो उज्जैन ने की थी, है ना। तो ये मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश पढ़ रहे हैं, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बता दूं कि जो राजगृह नगर की स्थापना बता दिया। अजातशत्रु है ना, अजातशत्रु के समय जो महावीर स्वामी थे ना, उनका जो कहते हैं निवान प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो पावापुरी है ना, वो महावीर स्वामी की है, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का है, इसलिए दोनों को याद रखना। और राजगृह में ही स्तूप का निर्माण करवाया था अजातशत्रु ने। स्तूप क्या होते हैं? पूजा गृह होते हैं। स्तूप, विहार, चैत्य। विहार होते हैं वो स्थान, निवास स्थान होते हैं, और विहारों के अंदर ही होते हैं चैत्य, जो कार्ली का चैत्य है ना, विहारों के अंदर ही, जिसे पूजा घर कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी सब बताया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए। 412 से 344 तक इसका शासनकाल था शिशुनाग वंश का। संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के तो दो शासक है, कालाशोक शिशुनाग, एक तो है 412 से 394, दूसरा है ये कालाशोक जो है 394 से 367 ईस्वी तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें 1624 बुक है ना, उसके भी नोट्स सम्मिलित है, याद रखना। पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया, किसको? शिशुनाग को। महावश टीका में इसे लिस्वी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न संतान कहा गया। राजा बनने से पूर्व व काशी व बनारस, काशी के जो पुराना नाम है, नया नाम इनका बनारस है, जहाँ अमात्य या गवर्नर यानी कि राज्यपाल था। कौन था? शिशुनाग। और अपनी राजधानी वैशाली बनाई। देखो यहाँ पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने। अब कौन सी बन गई है? वैशाली। क्यों बनाई थी? इसने अवंती को मगध में मिलाया था। अवंती जो पहले पता है अजातशत्रु के समय अवंती अजातशत्रु पे आक्रमण करना चाहता था उज्जैन के साथ के मिलके, लेकिन जब अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह वत्सराज यानी कि अवस्त के राजा उज्जैन से कर लिया ना, तब ये शांत हो गया था। कौन? अवंती का राजा। लेकिन वापस से अब ये जो आया ना शिशुनाग, इसने अवंती को अपने साथ में मिला लिया मगध के अंदर, यानी कि मगध का विस्तार हो रहा है ना। वैशाली उसकी माँ की जन्म स्थली थी ना, इसलिए उसने अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक। कालाशोक दूसरा शासक था, 394 से 367 है। पुराणों में से काकवर्ण कहा गया है। पुराणों में यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। ये इसने राजधानी वापस पाटलिपुत्र ले आया। कौन लेना आया? कालाशोक। पहले राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली किसने बनाई थी? शिशुनाग ने। उसके बाद कालाशोक वापस कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र।
और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसी के शासनकाल में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले जब एग्जाम में प्रश्न आता था ना उसका सन दिया जाता था, लेकिन आजकल सन नहीं दिया जाता, आजकल स्थान दिया जाता है। ये प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ है कि दूसरी बौद्ध संगति है ना वो कौन से स्थान में हुई थी, वैशाली में। तो बालूकाराम विहार था, बालूकाराम विहार में हुई थी। और ये महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष मृत्यु के जो देहांत हुआ ना उस निवान के 100 वर्ष के बाद ही इनका ये जो हुई थी स्थान चुलक वंश वैशाली है और बालूकाराम विहार। और अध्यक्ष साबकमीर था जो सर्वकामिनी इनका नाम है। तो ये हुई क्यों थी, क्योंकि पूर्व जो भिक्षु है ना वज्जीपुत्र थे, पूर्व भिक्षु ने पाटलिपुत्र वैशाली एक तो दो ये जनपद, दूसरी थी पश्चिमी भिक्षु जो कौशाम्बी और अवंती के मध्य में विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने लगे थे। भिक्षु संघ है ना दो संप्रदाय में बट गया था। किस लिए? बौद्ध संगीति होने का कारण ये था कि मैंने आपको बताया ये तो पश्चिमी जो थे ना कौन थे जनपद, एक तो वत्स जो कौशाम्बी की वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, दूसरा था अवंती। ये पश्चिम है ना दोनों जनपद। और पूर्व में कौन सा था, एक तो था ये वजी और सॉरी ये वजी जिसकी राजधानी वैशाली थी, और दूसरा था ये मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। वज्जी और मगध और कौशाम्बी और अवंती इन दोनों जो दोनों जनपद इधर थे, दोनों जनपद इधर थे, दोनों के बीच में विनय संबंधी नियमों से मतभेद हो गया था ना, इस कारण से ये जो हुआ था और ये दो संप्रदाय में बट गया था। जब ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो दो पिटकों में बट गया था, जब मैंने बताया सूत पिटक और हाँ विदय पिटक में। अब ये बढ़ गया स्थिरवाद और महासंधि, दो संप्रदाय में बढ़ गया और इसे थेरवादी भी कहते हैं। प्रधान पीठ इसकी मगध में थी महासंधि की। और इसकी कहा है अभी देखते हैं, यहाँ 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था इसलिए सप्तशतीका कहते हैं, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने साथ लिया था उसे पंचशतीका कहते हैं। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इनका प्रधान पीठ कश्मीर में थी, तो इनकी प्रधान पीठ कश्मीर में थी और इनकी प्रधान पीठ मगध में है। थेरवादी जो बता दिया, थेरवादी संप्रदाय ने ये 18 उप संप्रदाय में 11 उप संप्रदाय में बढ़ गया और महासंधि का ने ये 7 उप संप्रदाय में वापस से बढ़ गए थे और कुल 18 उप संप्रदाय में ये सब बढ़ गए थे जब ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक की हत्या किसने? हर्षचरित्र के अनुसार नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने की थी। ये हर्षचरित्र है ना पुस्तक जो बाणभट्ट ने लिखी थी उसके अनुसार बता रहे हैं। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। महानंदिवर्धन है ना पंचमर्क भी इसे कहते हैं पंचमंग, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिवर्धन था। पुराणों में केवल नंदिवर्धन का ही नाम मिलता है पुराणों में। अब पढ़ेंगे नंदवंश। मैंने बता दिया नंदवंश की स्थापना पाटलिपुत्र महानंदी ने की थी। बौद्ध सूत्रों के अनुसार इस वंश के 9 राजा हुए, इसलिए इसे नवनंद भी कहते हैं। महापद्म नंद राजा था और ये 8 भाई थे और बौद्ध ग्रंथों में इसे अज्ञात कुल कहा गया। किसको कहा गया? इस वंश को अज्ञात कुल कहा गया। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसे महापद्म नंद था, है ना, जबकि वो जो था ना आगे नंद वंश का जो शासक था महानंदी ये संस्थापक था, जबकि महापद्म नंद ये वास्तविक संस्थापक था, जिसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया। पिता क्षत्रिय था इसका और माता इसकी शूद्र की संतान थी, दासी पुत्र था ना, इसलिए यह शक्तिशाली शासक था। महाबोधि में इसका नाम उग्रसेन मिलता है, याद रखना इसका उग्रसेन नाम मिलता है। पूरे मगध साम्राज्य का शक्तिशाली शासक एकमात्र यही था। इसने विंध्य पर्वत से दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सम्राट था ये। इसलिए सबसे पहले अगर आप मौर्य शासक अगर आ जाए ना जिसके अंदर आपको क्या है कि सबसे पहले उत्तर और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला कौन सा शासक वंश था, तो नंद वंश था। मौर्य साम्राज्य बाद में आया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये ना ये मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना ईस्वी पूर्व, आप देख सकते हो ये ईस्वी पूर्व है, तो ये ईस्वी पूर्व है, ईसा पूर्व नहीं है। ईस्वी पूर्व यानी कि पहले उल्टी चल रही है, इसकी सब गिनती है ना वो उल्टी चल रही है। यहाँ देखो 324 आएगा, उसके बाद 312, फिर 222 आएगा, 222 आएगा जब मौर्य वंश की स्थापना वगैरह होगी। तो इस तरह से ये उल्टा चल रहा है। बाद में जब ईसा पूर्व होगा तो वो मैं आपको पूरा डिटेल से बाद में समझाऊंगी आगे। उसके बाद मैंने कहा ये पहला था, इसने सर्वप्रथम कलिंग को जीता था। किसने? महापद्म नंद ने सर्वप्रथम कलिंग को जीता। वहाँ एक नहर भी खुदवाई इसने, तो नहरों का प्रमाण है ना पहले हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलते हैं सर्वप्रथम, जबकि बौद्धज कोई अभिलेख वगैरह जब हमने ऋग्वेद काल पढ़ा था आपको पता है, जब हमने वेद पढ़े थे वहाँ भी नहरों के साक्ष्य थे, अथर्ववेद में नहरों के साक्ष्य हमें मिले थे और यहाँ भी नहरों के साक्ष्य हाथी ये अभिलेखों में प्रथम है जब ये भारत में। अब जब हमने पढ़ा था देखो पहले यहाँ था कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल, जिसके अंदर अफगानिस्तान वगैरह थे, यहाँ स्थान था पंजाब। उसके बाद हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में जहाँ कुरु पांचाल वगैरह आए थे। फिर हमने पढ़ा था वैदिक काल जो सप्त सिंधु प्रदेश गंगा स्थान क्षेत्र था। फिर भारत में धीरे धीरे इधर थोड़े से जनपद इधर मध्य भारत में आए, फिर पूर्व में बंगाल पश्चिम बंगाल में भी आए, यहाँ भी आए, फिर मगध में आया है, मगध में बाद में आया ये पाटलिपुत्र वगैरह। तो ये विस्तार है, पहले इधर से लगा के यहाँ तक ये पूरा विस्तार हो रहा है धीरे धीरे आगे आगे चल के। किसका? इन जनपदों का। और कलिंग पे विजय अशोक भी करेगा, आपको पता है तो।
और उसे भी जीतेगा। लेकिन इससे पहले किसने जीता था? महापद्म नंद ने कलिंग को जीता और वहाँ से नहर भी खुदाई और वहाँ से जिनसेन की एक प्रतिमा ले गया था ये, क्योंकि यहाँ जो था ना ये संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ये भी जैन धर्म के समर्थक थे। और इधर यहाँ एक खारवेल होगा राजा, वो जैन धर्म का बहुत ही प्रतिनिधि शासक होगा और ये वापस प्रतिमा ले आएगा। जब मैं आपको डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे ना सप्तकर्णी शासक पढ़ेंगे, सातवाहन शासक वगैरह, तब भी पढ़ेंगे और आगे और आएगा इतिहास, वहाँ पूरा डिटेल से मैं बताऊंगी। पुराणों में इसे सर्वशत्रान कहा, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसकी ये उपाधियाँ भार्गव। इसे इसमें दूसरे परशुराम का अवतार भी बताएं, एक राट, एक छत्र और काल का वंश कहा, यानी कि एक काल का वंश कहा है इन्होंने कुछ को। और उपाधि ये उपाधियाँ थी एक राट वगैरह, सर्वप्रथम उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी महापद्म नंद ने, ये भी याद रखना। और फिर पाणिनि महापद्म नंद के दरबार में मित्र थे इनकी। महापद्म नंद है ना, इसके दरबार में ये एक तो विद्वान भी थे पाणिनि, जो व्याकरण के महत्वपूर्ण थे, और इसके मित्र भी थे। किसके मित्र थे? महापद्म नंद के। और इनका ग्रंथ था अष्टाध्यायी, लिखा इन्होंने। कौन सा? सर्वप्रथम व्याकरण का जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी था। और उसके व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ ही अष्टाध्यायी है ना। और जब वेदांग पढ़ते हैं तो उसके अंदर 6 वेदांग में आता है ना व्याकरण। और फिर इसी पर टीका किसने लिखी थी? महाभाष्य ने। महाभाष्य ने क्या लिखा था? पंतजलि, जो शुंग वंश के शासक था ना, उसमें जब आगे शुंग वंश शासक आया तब बताऊंगी मैं। वहाँ उसने यज्ञ भी करवाया था, तो ये टीका लिखी थी महाभाष्य, जबकि ये ग्रंथ था अष्टाध्यायी। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं कई बार हम, इसलिए। पाणिनि का जन्म गांधार में हुआ, सालातूर में। और महापद्म नंद ने अपने मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का नाश किया था। तो महापद्म नंद का मंत्री कौन था? कल्पक। वस्कार किसका मंत्री था? वापस बोलना, आप कमेंट करना मुझे। और मेरे चैनल अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह ये प्ले लिस्ट बन रही है। उसके बाद हम नंद वंश पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य शासक के अभिलेख वगैरह तो पढ़ा लिए। तीनों शासकों का इतिहास बताऊंगी मैं, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा, जहाँ बिंदुसार और अशोक होगा, और वहाँ उस वंश का अंतिम शासक होगा, वो बता दूंगी बस। क्योंकि वहाँ के अभिलेख हैं, स्तूप हैं, वो सब, और 6 स्तंभ थे वगैरह छोटे छोटे, वो सब पढ़ा दिए मैंने। 14 अभिलेख थे, कहाँ कहाँ मिले थे, वो भी पढ़ा लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मौर्य वंश के बाद, और इस जो मैंने कहा कि मैंने पहले आपको पूर्व वैदिक काल पढ़ाया, पूर्व पाषाण काल पढ़ाया, पाषाण काल पढ़ाया, नव पाषाण काल पढ़ाया, वैदिक सभ्यता पढ़ाई, पूर्व वैदिक सभ्यता भी पढ़वाई, सिंधु घाटी सभ्यता भी पूरी डिटेल से पढ़वा दी आपको मैंने, और अभी वैदिक सभ्यता भी पढ़ा दी। अब चल रहा है हमारा प्राचीन जो मगध का उत्कर्ष काल। ये सब हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीन इतिहास चाहे आधुनिक इतिहास, सब कुछ असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रही हूँ। यूजीसी नेट जो भी देना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।